नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। नई दिल्ली से कटरा और कटरा से नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन मंगलवार से कठुआ से उधमपुर रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो गई। रेलगाड़ी संख्या नंबर 22478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली 13 फरवरी को उधमपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:14 पर पहुंची और 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:16 पर रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कठुआ से सुबह 8:03 पर पहुंची ट्रेन 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:05 पर फिर से रवाना हुई। वहीं रेलगाड़ी संख्या नंबर 22477 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी 13 फरवरी को कठुआ से रात 8:45 पर पहुंची और 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:47 पर वहां से रवाना होगी। उधमपुर में ये ट्रेन 10:42 पर पहुंचेगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद 10:44 पर वहां से रवाना होगी। नहीं, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। ये उन्हीं के कारण संभव हुआ कि एक के बाद एक इस क्षेत्र को प्राथमिकता से प्रत्येक योजना, प्रत्येक नई पहल का लाभ पहुंचा है। वंदे भारत रेलगाड़ियों का सिलसिला जब सन 2015 में शुरू हुआ था तो शायद यहाँ पर अभी नाम तक ना सुना था हमने वंदे भारत, लेकिन आरंभिक जो 2-4 रेलगाड़ियाँ थीं वाराणसी इत्यादि, उसके साथ साथ कटरा, वैष्णो देवी, दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया। और जब दूसरी वंदे भारत, मुझे लगता है बहुत एक चंदे कुछ एक ऐसे स्टेशन है जहाँ 2 वंदे भारत इस समय हमें मिली हैं, कटरा, वैष्णो देवी और दिल्ली के बीच में। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं, बहुत सारे ऐसे नगर हैं जहाँ पर वंदे भारत की मांग है, लेकिन अभी एक वंदे भारत भी संभव नहीं हो पाई। उसके अतिरिक्त ये मांग थी कि कठुआ में इसका एक स्टॉपेज रहे। कठुआ आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर भारत का केंद्र बन करके उभरने वाला है। उद्योग की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तीनों प्रदेशों के साथ ये जुड़ा हुआ है और इसलिए इसकी आवश्यकता भी थी। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें ये रहती हैं कि वंदे भारत का एक समय सीमा निर्धारित रहती है, उसके भीतर कैसे उसको एडजस्ट किया जाए, उसके लिए मुझे धन्यवाद करना है हमारे रेल के अधिकारियों का, DRM साहब का, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। इसकी फिजिबिलिटी रन्स हुई, टाइमिंग कैसे उसकी कैलकुलेट हो, कितना स्टॉपेज रहे, ये एक्सरसाइज 1 महीने के भीतर सेरेमोनियल रन जो 30 दिसंबर को हुई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब फ्लैग ऑफ की थी, उसी के साथ ये प्रक्रिया एक्सरसाइज प्रारंभ हुई। आज इसको संपन्न किया जा रहा है। और इसी प्रकार उधमपुर का एक दूसरा एक ये भी पहलू है कि वो सेना का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आने वाले समय में बहुत बड़ा जंक्शन बनने वाला है वो, जब कश्मीर घाटी के साथ शेष भारत जुड़ जाएगा रेल के माध्यम से अगले 3-4 महीने में, और वो अमृत स्टेशन के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो दोनों ही स्टेशन उत्तर भारत के बहुत महत्वपूर्ण आने वाले दशक के स्टेशन रहेंगे। उसके लिए क्या प्रावधान है? वो पाइपलाइन में पहले से ही है, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको अगले जो मेट्रो का लॉट होगा उसमें, लेकिन उसकी एक्सरसाइज जारी है। मैं तो कहूँगा कि पिछले 8-10 वर्ष में जिस प्रकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को मिली है और इस क्षेत्र को मिली है, वैसी कभी पहले ना थी। और एक समान संतुलित विकास, इक्विटेबल डेवलपमेंट, पहले अक्सर ये शिकायत रहा करती थी कि घाटी को ज़्यादा मिला, यहाँ कम मिला। ऐसा नहीं है। अब पैसे का वितरण हो, साधनों का वितरण हो, बराबर का विकास। और मोदी जी ने आते ही ये कहा था कि जो क्षेत्र शायद प्राथमिकता से छूट गए पिछली सरकारों से, या उस तरह से उनका विकास नहीं हो पाया जैसे दूसरे क्षेत्रों का, उनको विकसित करके बराबर के स्तर पर लाया जाएगा। और ये 10 वर्षों में हमने होते देखा। और 20 फरवरी के उनके प्रवास में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो उन्होंने ही लॉन्च किए थे, उदाहरण के तौर पर उधमपुर का देविका प्रोजेक्ट, उत्तर भारत का पहला नदी के सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट 190 करोड़ का, नमामि गंगा की तर्ज पर। जब वो 2019 में यहाँ पधारे थे उस समय उन्होंने इसकी घोषणा की थी, उसका भी लोकार्पण। इस प्रकार शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट जो कठुआ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और दोनों जो हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं, कठुआ और उस तरफ पठानकोट और गुरदासपुर,
40-45 वर्ष से पिछली सरकारों ने उसको रोक करके रखा था, और वही क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति के कारण मोदी जी के आने के बाद उसको रिवाइव किया गया। अब उसका पहला फेज़, दूसरा फेज़ शुरू हो चुका है, और उसकी घोषणा भी मोदी जी ने 2019 में अपने प्रवास के दौरान की थी। तो इस तरह की अनेकों ऐसी योजनाएं जो मोदी जी के द्वारा ही प्रारंभ की गई, और उन्हीं का समापन भी उन्हीं के द्वारा होगा, इस प्रकार की हमारी अपेक्षा। इसकी हमारे काफ़ी समय से मांग थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछली सरकारों की प्राथमिकता में नहीं था। और साथ ही साथ आपके ध्यान में ये भी रहे कि पहली बार हमारे जनप्रतिनिधियों के निजी प्रयास से लखनपुर प्रवेश द्वार पर महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो कि इस प्रदेश, इस राज्य के संस्थापक थे, फाउंडर थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को दूसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सूत्रों के अनुसार फारूक अब्दुल्ला ने ईडी को बताया कि वह श्रीनगर शहर में नहीं बल्कि जम्मू में है। ऐसे में वह मंगलवार को श्रीनगर में ईडी के कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते। फारूक अब्दुल्ला को मंगलवार को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 86 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला को केंद्रीय एजेंसी ने आखिरी बार इस मामले में 11 जनवरी को बुलाया था, लेकिन वह तब भी पेश नहीं हुए थे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामले में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को तलब किया था। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ 2022 में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। ईडी ने कहा कि यह मामला जेकेसीए पदाधिकारियों सहित असंबद्ध पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करके और उसके बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नगद निकासी के माध्यम से जेकेसीए फंड को कथित तौर पर निकालने से संबंधित है। एजेंसी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उसी आरोप के खिलाफ दायर 2018 आरोप पत्र पर आधारित है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष पहाड़ी, पदारी, कोली और गद्दा ब्राह्मणों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जनजातीय योजनाओं में शामिल किया जाएगा। उन्होंने राजभवन में पहाड़ी समुदाय के 120 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान ये भी सुझाव दिया कि पहाड़ी समुदाय के प्रमुख सदस्यों की समिति गठित की जाए, जो समुदाय से संबंधित मुद्दों पर सरकारी अधिकारियों के साथ निर्बाध समन्वय पर उनका समाधान करा सके। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस वर्ष पहाड़ी, पदारी, कोली और गद्दा ब्राह्मणों को अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ दिया जाए और उन्हें जनजातीय योजनाओं में शामिल किया जाए। पहाड़ी नेताओं ने गुज्जर, बकरवाल व अन्य जनजातियों के हितों की रक्षा करते हुए पहाड़ी व अन्य समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि हम सब भाई भाई हैं व साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के साथ काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सोमवार को कहा कि अगर कोई पूर्व हुर्रियत नेता या कोई अन्य अलगाववादी नेता मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होना चाहता है तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मानता है, भारतीय संविधान में आस्था रखता हो और कभी भी आतंकी हिंसा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल तो जो लोग कश्मीर में गो इंडिया का नारा लगाते थे, आज वेलकम इंडिया कहते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है और हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 10 फरवरी को श्रीनगर में पूर्व हुर्रियत नेता जफर हबीब डार ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है। इससे पूर्व दक्षिण कश्मीर में जमाते इस्लामी के एक पूर्व नेता ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल होकर मुख्य धारा की सियासत में आगे बढ़ने का ऐलान किया था। मैं कर सकता हूँ। पड़ोसी मुल्क के साथ क्या करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। वो क्या करते हैं, कैसे उसको देखते हैं, वहाँ जमहूरियत है नहीं है, मैं उनका, मुझे कोई वो जिम्मेवारी नहीं। मुझे ये जिम्मेवारी है कि मेरे लोगों को जमहूरियत यहाँ बहाल हो जाए, असेंबली इलेक्शन फौरन से पेशतर हो जाए और उसी से हमारे लोगों। लेकिन एक बात कहना, खुल के कहना चाहूँगा, क्या उनकी अनस्टेबिलिटी हमारे यहाँ इम्पैक्ट करती है पाकिस्तान? जरा मैं ना ये जानता हूँ, यहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, अगर इनस्टेबल पाकिस्तान होता है उसको डील करने फिर उनसे बेहतर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है पाकिस्तान से? नहीं, मैं तो अपनी डेमोक्रेसी की बात करता हूँ। मेरे इलेक्शन करिए बस। मैं तो इलेक्शन की बात करें, मैं तो अपने इलेक्शन किस तरह एटमॉस्फेयर है हमारे यहाँ की, बिल्कुल पुरअमन है। दिल्ली को गुजारिश करता हूँ असेंबली इलेक्शन
भी पार्लियामेंट के साथ करिए। क्यों, हमें पार्लियामेंट से कुछ नहीं मिलता है। हमें अगर मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को असेंबली इलेक्शन से होगा, क्यों एक अपनी चुनी हुई सरकार लोगों को मिलेगी, वही अब लास्ट कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक होगा। क्यों, जितना ये पुरअमन माहौल हुआ उसके लिए आइसिंग। नई दिल्ली के अमृत शेरगिल मार्ग पर स्थित जम्मू कश्मीर हाउस में संभाव उत्सव का आयोजन किया गया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उत्सव का शुभारंभ किया। उत्सव 13 फरवरी से 19 फरवरी तक जारी रहेगा। उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर रेजिडेंट कमीशन की ओर से किया गया है। इस दौरान उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट कमीशन द्वारा शुरू की गई विभिन्न नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर संभव उत्सव 2024 भी लॉन्च किया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि ये उत्सव एक जीवंत प्रदर्शनी है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक कलात्मक विरासत, व्यंजन, कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रतिनिधित्व करेगी। ये हमारा जो प्रशासन है वो पूरे तरह से सिविल सोसाइटी को साथ रख के काम करना चाहता है। तो अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अनेक कोऑपरेटिव्स हैं, अनेक एनजीओज हैं जो इस आयोजन में जुड़े हैं और हम पूरे जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का सहयोग इसमें चाहते हैं। सर, काफी अरसे के बाद मैंने आपको एक बात कहा कि एक नई पहल प्रारंभ की हमारे पीआरसी ऑफिस ने और जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। सर एक नई पहल हुई है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, आपने बताया। अब राजनीतिक सवाल लेने के लिए मैं नहीं हूँ, लेकिन आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी जिसकी उपेक्षा हुई थी वो अब सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जब विकसित भारत बनेगा तो समाज के हर वर्ग का योगदान होना चाहिए। इसी उद्देश्य से ऐसे तमाम लोगों को जो अब तक छूट गए थे मुख्य धारा से उनको जोड़ने की कोशिश की गई। एक और अहम सवाल है सर। नहीं, मुझे लगता है कि ये संशय आप लोग यहाँ बैठ करके पैदा करते हो, क्योंकि जो आंकड़े हैं हमारे वो आज़ादी के बाद 2 साल पहले करीब 1,87,00,000 लोग गए, पिछले साल 2,17,00,000 लोग गए। फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 2.5 गुना G20 के आयोजन के बाद 2.5 गुना वृद्धि हुई है। तो ये देश में किसी को संशय नहीं है, दुनिया में किसी को संशय नहीं है। कुछ लोग हैं जो संशय पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनकी जमात में शामिल होने की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पंजाब के 2 मजदूरों की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने पंजाब के 2 मजदूरों की हत्या के पीछे का आतंकवादी आदिल मंजूर को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर में बीते दिनों आतंकियों ने पंजाब के 2 युवाओं को निशाना बनाया था। इसमें अमृतसर का अमृतपाल सिंह और उसका साथी रोहित मसीह शामिल था। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता 7 फरवरी को एक दर्दनाक हादसा पेशरफ्त हुआ था, जिसके तहत एक शाला कदल शहीदगंज इलाके में 2 पंजाब के जो बाशिंदगान हैं अमृतपाल और रोहित मासी, उन पे एक टेरर अटैक हुआ था और दोनों जो हैं उसमें फोत हो गए थे। वो दे सकम टू द इंजरीज। इसमें कहने की बात यह कि अमृतपाल और रोहित यहाँ पे कारपेंटर और वुडवर्क के काम से वाबस्ता थे और अपने घर से उसी दिन अपने यहाँ पे जो उनका डेरा था शहीदगंज में उसकी ओर वापस आ रहे थे। तो इसी सिलसिले में FIR नंबर 8/2024 पुलिस स्टेशन शहीदगंज में दर्ज हुआ, जेरे दफ़ा 302, 307 और रेलिवेंट सेक्शन ऑफ UAPA एक्ट में। और इसके बाद ये दोनों जो हैं श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें एक टीम का गठन किया गया। फील्ड और टेक्निकल एनालिसिस किया गया जिसमें काफ़ी मेहनत गई और उस दौरान काफ़ी क्लिंचिंग एविडेंस उनके पेशरफ्त हुए और इन क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे इन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स राउंड अप करे। इसी असना में जो मेन कल्प्रिट है इसमें जो इन्वॉल्व है, जिसका नाम है आदिल मंजूर लंगू, जो कि जालडगर श्रीनगर का ही रहने वाला है, उसका रोल उजागर हुआ और क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे उसको अरेस्ट किया गया। इसमें जो है ये मेन सस्पेक्ट जो था, जो कि मेन एक्यूज बना बाद में, उसने कॉन्स्पिरेसी करी। ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद हिज हैंडलर अक्रॉस इन पाकिस्तान and he has impressed upon him to do some terror attack here in Srinagar. A weapon of offense was also provided by him to this fellow, who later on conducted this terror attack on 7th of February. During course of investigation, जो weapon of offense है that has been recovered now, और इसमें
डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने एक एसपी साउथ की क़यादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को मुस्तैदी से अंजाम ला रही है और हमें आशा है कि इसमें शीघ्र जल्द से जल्द इसको केस को चार्जशीट करेंगे फॉर द जुडिशियल डिटर्मिनेशन। थैंक यू। सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक संपत्ति रिटर्न भरने का आखिरी मौका दिया गया है। सरकार ने संपत्ति रिटर्न प्रणाली पोर्टल पर रिटर्न भरने की आखिरी अवधि 13 से बढ़ाकर 27 फरवरी 2024 तक कर दी है। इससे पहले गत 31 जनवरी तक रिटर्न भरने की आखिरी तिथि थी, लेकिन पाया गया कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने संबंधित पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है, लेकिन वार्षिक संपत्ति रिटर्न नहीं भरी है। संपत्ति रिटर्न नहीं भरने वाले कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। सामान्य प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी एक आदेश में बड़ी संख्या में पोर्टल पर कर्मचारियों ने वार्षिक संपत्ति रिटर्न भरने में रुझान नहीं दिखाया, जिसे गंभीरता से लिया जा रहा है। कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि जिन कर्मियों के नए मोबाइल नंबर हैं उन्हें पोर्टल पर अपडेट करें ताकि ओटीपी सहित अन्य तकनीकी समस्याएं न आएं। कर्मचारी तकनीकी सहायता के लिए मदद ले सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी जम्मू में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही विजयपुर में स्थित एम्स जम्मू, IIM जम्मू, देविका कायाकल्प परियोजना, शाहपुर कंडी बांध सहित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस दौरे से जम्मू कश्मीर में भाजपा की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 मार्च को जम्मू आएंगे। वे शेर कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये जानकारी देते हुए सम्मेलन के आयोजक सचिव डॉक्टर मनोज गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन 3 मार्च तक चलेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू में 18 फरवरी से मरीजों के लिए ओपीडी की सुविधा शुरू की जाएगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने कहा कि एम्स की चिकित्सा सेवाओं का जम्मू कश्मीर के साथ लेह लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।